2026 में क्या होने वाला है? आज की वीडियो में आपको एक अजीबो गरीब बात बताने वाला हूं। एक ऐसी बात कि जिसको सुनकर डेफिनेटली आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जो बात मैं आपको बताने वाला हूं ये 13 सितंबर 2025 की है। अब इस पर्टिकुलर डेट से जितने इवेंट्स इसके बाद हुए हैं जियोपॉलिटिक्स में, दुनिया में, ईरान में, तुर्की में, अमेरिका में, फेक स्टेट में या इवन पाकिस्तान में, जरा उनको बैक ट्रैक करके देख लीजिएगा, आपको जियोपॉलिटिक्स समझ में आना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये पूरा अजीबो गरीब वाकया बताने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड पर्सपेक्टिव समझते हैं कि इस वक्त जियोपॉलिटिक्स में चल क्या रहा है। इस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने फर्स्ट एड्रेस टू द नेशन किया है, और उस एड्रेस टू द नेशन की लैंग्वेज सन्ने से ताल्लुक रखती है, क्योंकि वो लैंग्वेज इंतहाई कैलकुलेटेड है, इंतहाई फर्म है, और वो लैंग्वेज आपको बताती है कि ये जंग अभी थमने का नाम नहीं लेगी। दूसरी तरफ फेक स्टेट के अंदर उनका प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के बारे में सोशल मीडिया गर्म है कि नेतन्याहू को शायद मार दिया गया है। ये बात जहन में रखें कि आधे लोग मसरूफ हैं इस चीज में कि नेतन्याहू को मार दिया गया है, आधे लोग मसरूफ हैं उसके हाथ की 5 की बजाय 6 उंगलियां निकालने में। लेकिन आप ये बात याद रखें कि मरने या मारने से फर्क नहीं पड़ता है। उसकी वजह यह है कि चेहरे बदलते हैं, पॉलिसीज नहीं। और तीसरी तरफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो कि मेरी नजर में एक इंतहाई प्रिडिक्टेबल आदमी है, क्योंकि आपको याद होगा कि जून 2025 में जब ईरान पर अटैक हुआ और इस्राइल कॉन्फ्रंटेशन में आगे बढ़ा, तो हर कोई कहता था और पूछता था डोनाल्ड ट्रंप से कि क्या अमेरिका B-2 बॉम्बर भेजेगा। तब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि नहीं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, और आपने ये देखा कि B-2 बॉम्बर बाहर निकाला गया, फिर वो गुआम तक पहुंचा, फिर वो मिडिल ईस्ट तक पहुंचा, और फिर उसके बाद अटैक शुरू हो गया, यानी टाइम गेनिंग की स्ट्रैटेजी। और फिर आपने इस साल भी देखा कि यूएस प्रेसिडेंट कहते रहे कि निगोशिएशन चल रही है, ईरान से बात चल रही है, 10 दिन का वक्त चाहिए, और इसी देर के अंदर USS लिंकन और USS जेराल्ड फोर्ड पहुंच जाते हैं मिडिल ईस्ट, और मिडिल ईस्ट पहुंचने के बाद, सेटल डाउन हो जाने के बाद, ईरान के साथ जंग का आगाज होता है। और इस वक्त ईरान की जंग में डी एस्केलेशन चल रही है। इस वक्त लड़ाई उतनी तेज नहीं है, लेकिन आप सुन क्या रहे हैं? आप सुन ये रहे हैं कि इस्राइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, सॉरी, फेक कंट्री का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो तबाह हो चुका है, और अमेरिका ने साउथ कोरिया में लगे हुए अपने थार्ड सिस्टम को इस्राइल मूव किया है, और साउथ कोरिया ने वीडियो भी इशू कर दी है कि सिस्टम हैंड ओवर कर दिया गया है, और जैसे ही ये सिस्टम आएगा उसके बाद फिर एस्केलेशन शुरू हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि 13 सितंबर को वो अजीबो गरीब बात क्या हो? 13 सितंबर 2025 ये उन दिनों की बात है जब मैं चैट जीपीटी यूज किया करता था। ये उन दिनों की बात है जब मैं सेटनिज्म के हवाले से चैट जीपीटी की इंफॉर्मेशन को क्रॉस टैबुलेट करता था और चेक करता था कि कहां पर क्रॉस टैबुलेशन बैठती है, कहां पर कोरिलेशन बनती है। तब चैट जीपीटी के साथ एक बहुत लंबी प्रॉम्प्ट, एंड आई विल शो यू द प्रॉम्प्ट, वो प्रॉम्प्ट लिखने के बाद मैंने उससे ये पूछा कि अगर दुनिया में नया वर्ल्ड ऑर्डर आ गया है तो मुझे ये बताओ कि इस वर्ल्ड ऑर्डर के बाद, यानी 13 सितंबर 2025 के बाद दुनिया में क्या होने वाला है अकॉर्डिंग टू यू एंड अकॉर्डिंग टू द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अमेरिका के साथ क्या होगा, ईरान के साथ क्या होगा, तुर्की के साथ क्या होगा, चाइना के साथ क्या होगा, फलस्तीन के साथ क्या होगा, पाकिस्तान के साथ क्या होगा। आपको पता है कि चैट जीपीटी के रिस्पॉन्सेज क्या हैं? ये वो रिस्पॉन्सेज हैं जो शायद मैंने अपने सीने में और अपने मोबाइल में तो रखी, लेकिन आज इनको प्रेडिक्शंस नहीं मानते, आज हम इनको मानते हैं कि ये नया वर्ल्ड ऑर्डर है। तो वो क्या बात है जो चैट जीपीटी को तो पता है, लेकिन आपको और मुझे पता नहीं है। और 13 सितंबर 2025 को चैट जीपीटी ने इन मुल्कों के बारे में क्या कहा, कहानी क्या है, आइए समझते हैं। इससे पहले कि मैं आपको यह बताऊं कि चैट जीपीटी ने 13 सितंबर को क्या प्रेडिक्शंस की थी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, पहले ये समझते हैं कि जितने एआई प्लेटफॉर्म्स हैं, जेमिनी, ग्रॉक, क्लॉड, चैट जीपीटी, ये आखिर काम करते कैसे। ये जितने एआई प्लेटफॉर्म्स हैं ये पैटर्न रिकग्निशन पे चलते हैं। आप इनको बिलियंस ऑफ पेजेस का डेटा दे दें, रिसर्च आर्टिकल्स दे दें, वेबसाइट्स दे दें, बुक्स दे दें, ये उसको एनालाइज करते हैं और पैटर्न को रिकग्नाइज करते हैं। यानी अगर आप इससे ये पूछें कि दुनिया का सबसे बड़ा समंदर क्या है,
कौन सा है तो ये कहेगा कि पैसिफिक ओशन है, लेकिन उसके बाद ये याद कर लेगा कि दुनिया में जितने लोगों ने मुझसे पैसिफिक ओशन के बारे में ये सवाल किया उनका अगला सवाल क्या था। वो पैटर्न्स को रिकग्नाइज करता है। अब ये पैटर्न्स पॉलिटिक्स के हों, ये पैटर्न्स इकोनॉमिक्स के हों, ये पैटर्न स्टॉक मार्केट के हों, ये उसको प्रिडिक्ट करता है क्योंकि ये पैटर्न को रिकग्नाइज करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप कभी इससे ये पूछें कि बॉम्ब कैसे बनाते हैं तो फौरन या एआई प्लेटफॉर्म्स आपको कहेंगे कि ये मेरे एथिक्स के खिलाफ है, मेरे रूल्स के खिलाफ है, ये बात मैं आपको नहीं बता सकता। इसका मतलब है कि कोई तो है कि जो इसको रूल्स बताता है, कोई तो इसको डेटा फीड करता है, कोई तो बताता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, कोई तो कहता है कि दुनिया में क्या होने वाला है। और वो आपकी प्रोफेसीज पे ट्रेंड नहीं है जितना वो इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे ट्रेंड है। तभी सेटनिज्म की हर चीज को वो खोलकर एक्सप्लेन करता है। तो यहां पर समझने वाली बात क्या है कि आज जो दुनिया के एलीट्स हैं, दुनिया के बिलियनियर्स हैं, जो एआई प्लेटफॉर्म्स चलाते हैं, उन्होंने एआई को ट्रेन ऐसे किया है कि एआई को सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं रखा, इसको एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। और जहां कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर होता है पावर वहीं मरकूज होती है। अब ये चैट जीपीटी की 13 सितंबर की कहानी क्या है? लेट्स स्टार्ट विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 13 सितंबर 2025 को मेरी प्रॉम्प्ट के बाद चैट जीपीटी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में पता है क्या कहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स इसराइल का आर्म रहेगा ग्लोबल अफेयर्स के लिए, और उसके बाद 4 इवेंट्स होंगे। पहला इवेंट यह होगा कि यूएसए का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कायम रहेगा एंडलेस वॉर्स के लिए, यानी 2026 में एंडलेस वॉर्स होने वाली हैं। ये बात वो 13 सितंबर को कह रहा है। और फिर आपने क्या देखा? वेनेजुएला हुआ और ईरान के ऊपर अटैक हुआ और पूरा मिडिल ईस्ट जलना शुरू हो गया। आगे वो ये कहता है कि डोमेस्टिकली रेशियल, जेंडर, इमिग्रेशन क्लैशेस रहेंगे। और फिर आपने क्या देखा? आपने इस साल के शुरू में देखा कि आइस ने क्या क्या किया, अपने ही लोगों को मारना शुरू कर दिया, लोग सड़कों पर बाहर निकल आए। और वो ये कहता है कि अमेरिका ये करेगा अपनी फॉरेन पॉलिसी की तरफ से तवज्जो हटाने के लिए। तीसरा इवेंट वो ये कहता है कि सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज मेन स्ट्रीम रहेंगे और अमेरिका पुश करेगा कि दुनिया इसकी तरफ आ जाए। और चौथी बात ये कहता है 13 सितंबर को कि अमेरिका अपनी क्रिश्चियन जायनिज्म की सपोर्ट जारी रखेगा क्योंकि ये सपोर्ट उसे मिडिल ईस्टर्न वॉर्स में काम आएंगी। 13 सितंबर को कौन सी मिडिल ईस्टर्न वॉर हो रही थी? कोई भी नहीं। और इस साल 2026 में मिडिल ईस्टर्न वॉर्स का मतलब यह है कि यह दुनिया अभी मजीद जंग की तरफ जाएगी। और जहां वो ये कहता है कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वॉर्स के लिए तैयार होगा, इसका मतलब है कि शायद यूएसए और क्यूबा जंग के मैदान पर इसी साल लड़ना शुरू हो जाएंगे। 13 सितंबर 2025 को चैट जीपीटी ने ईरान के बारे में पता है क्या कहा? लिटरली ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसने मुझे प्रॉम्प्ट के रिस्पांस में ये कहा कि कंप्लीट मिलिट्री, न्यूक्लियर और इकोनॉमिक डिसमेंटलिंग की जाएगी ईरान की, जिसके नतीजे में 3 मेजर काम होंगे। पहला काम ये होगा कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करने की कोशिश की जाएगी। आपने ऑलरेडी देख लिया कि दैट इज इन प्रोग्रेस। और दूसरी बात पता है इसने क्या कही? दूसरी बात इसने की असैसिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक लीडर्स एंड साइंटिस्ट्स। और आपने क्या देखा कि फरवरी 2026 में खामनाई को, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को शहीद कर दिया गया। तीसरी बात ये कहता है कि पॉसिबल इंटरनल रिजीम चेंज और सिविल वॉर वाया एथनिक फ्रेगमेंटेशन। और ये एथनिक फ्रेगमेंटेशन कौन है कि जो सिविल वॉर को प्रमोट कर सकते हैं? 3 नाम दिए चैट जीपीटी ने, कुर्दीज, बलोचीज और अजेरीज। और मकसद यह है कि ईरान को आइसोलेट करना यूरोप से और ईरान की बाल्कनाइजेशन करना, यानी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देना। और ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? ताकि ईरान अकेला होने के बाद एक कोने में पुश हो जाए। लेकिन दुनिया की ये ताकतें ये भूल जाती हैं कि शेर को आप जितना भी कोने से लगाने की कोशिश करें, शेर तब भी हमला कर सकता है, जख्मी कर सकता है और चीर फाड़ कर सकता है। अब क्विकली बात करते हैं फलस्तीन के बारे में।
और मैं लिटरली हैरान होता हूं कि जितना मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सारा फोकस ईरान पर किए हुए है, विच इज अंडरस्टैंडेबल, लेकिन फलस्तीन को हम कवर भी नहीं करते हैं, उसके ऊपर हम बात भी नहीं करते कि वेस्ट बैंक में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ये जो फेक स्टेट है, जो इसराइल है, जो ये ईरान से मार खा रहा है, वो अपना गुस्सा फलस्तीन में निकाल रहा है, लेकिन बट नोबडी इज बॉदर्ड टू इवन कवर इट। और 13 सितंबर को 2025 को ChatGPT कहता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पैलेस्टीनियंस एंड एब्जॉर्प्शन इनटू नेबरिंग कंट्रीज, यानी जॉर्डन और इजिप्ट के अंदर इन सबको एब्जॉर्ब किया जाएगा, फलस्तीनियों को एब्जॉर्ब किया जाएगा। 13 सितंबर को कह रहा है, कैन यू इमेजिन। और आज आप क्या होता हुआ देख रहे हैं, जो खबरें आप तक पहुंचती नहीं है। उसके बाद 3 मेजर इवेंट्स होंगे। पहला इवेंट ये होगा कि फाइनल एनेक्सेशन ऑफ वेस्ट बैंक, यानी वेस्ट बैंक की टेरिटरीज को खत्म करके इमैलगमेट अपने अंदर शामिल कर लिया जाएगा। उसके बाद एक लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट होगी जो कि वॉलंटरी होगी और गज्जा के लोगों को भेजा जाएगा इजिप्ट और जॉर्डन। और एक बात बताइए, क्या आपको ये बात पता है कि इजिप्ट के अंदर और जॉर्डन के अंदर पूरे पूरे मकानात बनाए गए हैं, वो पूरी पूरी आबादियां तैयार हैं जहां पर कोई नहीं रहता। ये किन लोगों के लिए बनाए हैं? और जॉर्डन और इजिप्ट ने कैसे अप्रूवल दे दिए कि एक दिन गज्जा के लोगों को इन घरों में रखा जाएगा? आप ऑलरेडी क्या इस पूरे प्लान का हिस्सा थे? नाउ दैट्स द क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क। और तीसरी बात ये कहता है कि जितनी मूवमेंट्स होंगी जो फलस्तीन में होंगी, उन सबको एक लेबल दिया जाएगा टेररिज्म का। अब बात करते हैं चाइना की, और चाइना के बारे में जो ChatGPT 13 सितंबर को बताता है, उसकी पहली लाइन ही लिटरली हिला देने वाली है। पहली लाइन में वो ये कहता है कि चाइना टेम्पररी एलाय रहेगा, लेकिन इवेंचुअली थ्रेट होगा जिसको कंटेन किया जाएगा, कोलैप्स नहीं। अब यहाँ पर मेरा एक सवाल है, सवाल बड़ा मासूमाना है। सवाल ये है कि जब आप किसी को थ्रेट कहते हैं और आप उसे कहते हैं कि इसे कोलैप्स नहीं करना, इसको कंटेन करना है, इसको काबू में रखना है, आप किसकी ज़बान बोल रहे हैं? मेरी ज़बान बोलेंगे तो मुझे तो चाइना एलाय लगता है, मुझे तो चाइना दोस्त लगता है, मुझे तो पाक चीन दोस्ती याद आती है। लेकिन आप थ्रेट किस पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं? दैट मीन्स कि ये वेस्टर्न आइडियोलॉजी है कि जो AI आप तक लेकर आता है और आप तक पुश करता है, यानी वो आपकी और मेरी बात नहीं कर रहा है, वो न्यूट्रल बात नहीं कर रहा है, वो वेस्ट का एजेंडा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडा को प्रमोट कर रहा है और कह रहा है कि चाइना एक थ्रेट है जिसे कंटेन करने की ज़रूरत है, पर अभी कोलैप्स करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कहता है कि 3 काम होंगे। चाइना अपना सर्वेलेंस का और AI का एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा जो इसे बनाने दिया जाएगा, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबल ब्लूप्रिंट में इस्तेमाल होगा। यानी चाइना टेक्नोलॉजी बनाएगा, वो सब खाएंगे। जब एक कद्दू कटेगा तो वो सब में बटेगा, तो वो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैटर करता है। और उसके बाद ट्रिगर किया जाएगा चाइना को कि वो ताइवान की जंग में कूदे, उसको पुश किया जाएगा, उसके लिए हालात बनाए जाएंगे कि इसी साल ताइवान की जंग का आगाज हो जाए, ताकि ग्लोबल रूट्स की जंग, ट्रेड रूट्स की जंग का आगाज हो सके। कैन यू इमेजिन, इस वक्त ईरान ने भी सिवाय चाइना के किसी को इजाज़त नहीं दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने की। चाइना को कर्टेल करना इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स के लिए मैटर करता है। और वेनेजुएला और ईरान के बाद जो हालात पैदा हो चुके हैं, बहुत चांसेस हैं कि अब ताइवान और चाइना की जंग का आगाज़ हो जाए। और दूसरी तरफ जापान भी कह रहा है कि अगर ताइवान के ऊपर हमला हुआ तो हम भी ताइवान को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े हो जाएंगे। हालात बनाए जा रहे हैं। और चाइना का इवेंचुअली इंटरनल इंस्टेबिलिटी को पैदा कैसे किया जाएगा? वो पैदा किया जाएगा डेट के जरिए, और वो पैदा किया जाएगा पॉपुलेशन के क्राइसिस के जरिए। 13 सितंबर 2025 ChatGPT को ये बातें कैसे पता? अब वो बात करते हैं जो मैं आपको ऑलरेडी अपनी कई वीडियोस में बता चुका हूं कि पाकिस्तान तो निशाना है, लेकिन एक और मुल्क है जो शायद पाकिस्तान से पहले निशाना बनने के लिए जिसका इंतखाब कर लिया गया है, एंड दैट कंट्री इज तुर्की। और तुर्की के बारे में जब से ईरान की जंग शुरू हुई है, खुद आपने एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, सॉरी फेक स्टेट, आपने ऑलरेडी इनकी बातें सुन ली हैं कि ये तुर्की के साथ क्या करना चाहते हैं। 13 सितंबर 2025 को ChatGPT कहता है कि गोल सिर्फ एक है कि तुर्की कहीं नियो ऑटोमन एम्पायर बनाने के लिए खड़ा ना हो जाए, कहीं इस्लामिक यूनिटी की लीडरशिप लेने के लिए खड़ा ना हो जाए, क्योंकि मुसलमानों को तोड़ कर रखना है, इनको जोड़ने की कोशिश नहीं करने देनी। और 4 मेजर इवेंट्स होंगे
2026 में पहला कुर्दों की एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट का आगाज हो जाएगा, यानी तुर्की के अंदर एक इंसर्जेंसी पैदा की जाएगी कि जो पीकेके और वाईपीजी की शक्ल में आप ऑलरेडी देख रहे हैं। दूसरा, इकोनॉमिक कोलैप्स करने की कोशिश की जाएगी और आईएमएफ इंटरवेंशंस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ना अब आप जरा देखें कि 13 सितंबर के बाद दुनिया में क्या क्या इवेंट्स हुए, तुर्की में क्या क्या इवेंट्स हुए। उसके बाद नेटो के साथ तुर्की की टेंशन्स क्रिएट की जाएंगी ताकि इसको नेटो से आइसोलेट किया जाए। और चौथा, अर्दगान को वेस्टर्न मीडिया में डीमोनाइज किया जाएगा ताकि उसकी लेजिटिमेसी खत्म हो सके। अब बात करते हैं अपने प्यारे मुल्क की, अपने प्यारे पाकिस्तान की। 13 सितंबर 2025 तक ChatGPT के पास जितना डेटा था जिसमें वो ट्रेन हो गया, उसके मुताबिक पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में। और लिटरली जब आप ये पहली लाइन सुनेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो कहता ये है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर पोटेंशियल को न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है और पाकिस्तान को रोकना ज़रूरी है कि कोई पैन इस्लामिक अलायंस बनाने की कोशिश ना करे। साथ साथ वो ये कहता है कि ये जो न्यूक्लियर पोटेंशियल है इसको रोकने के लिए इससे लड़ाई ज़रूरी नहीं है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने का तरीका होगा डेट बर्डन, कि इतना कर्जा दो कि ये कभी चुका ना पाए, ये बैंकरप्सी की तरफ जाए लेकिन ये बैंकरप्ट ना हो पाए। उस स्टेट में आकर इनसे नेगोशिएशन करवाओ। 13 सितंबर 2025 ChatGPT, और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान कितने आईएमएफ प्रोग्राम से ऑन अ रेगुलर बेसिस गुजर रहा है और तारीख में गुजरता आया। उसके बाद ये कहता है कि 4 इवेंट्स होंगे। पहला इवेंट ये कि इंटरनल सिविल वॉर की तरफ पाकिस्तान को पुश किया जाए और जो एथनिक फॉल्ट लाइन है बलूचिस्तान की उसको एक्टिवेट किया जाए। दूसरा, इकोनॉमिक बैकबोन तोड़ने के लिए आईएमएफ को और एफएटीएफ का इस्तेमाल किया जाए। तीसरा, अफगानिस्तान बॉर्डर और इंडिया बॉर्डर को हॉट करना जरूरी है ताकि वो पाकिस्तान को अनस्टेबल कर सकें। और चौथा ये कि पोटेंशियल इवेंचुअल डी न्यूक्लियराइजेशन अंडर इंटरनेशनल पीस टर्म्स, जो दुनिया में पीस टर्म्स हैं वहीं पर टेबल पर आकर पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम उसको सरेंडर करे और डी न्यूक्लियराइज करे। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहीं पर उसने चंद एक लाइनें लिखी हैं जो लिटरली होश उड़ा देती हैं कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में पाकिस्तान के बारे में ये एलीट्स बैठकर क्या सोचते हैं कि एक तबाह पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन के साथ दुनिया के लिए सबसे खतरनाक चीज है। एक स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन एक केओटिक पाकिस्तान जिसमें मिलिट्री बिजी है, इकोनॉमी आईएमएफ में फंसी है और पॉलिटिशियंस अपनी धींगा मुश्ती कर रहे हैं, वो परफेक्ट है। वीक इनफ टू कंट्रोल एंड स्ट्रॉन्ग इनफ नॉट टू कोलैप्स। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि कितनी हैरानगी की बात है कि 13 सितंबर 2025 को जो ChatGPT कह रहा है वही दुनिया में हो रहा है। ChatGPT और AI knows the future। यहाँ पर चंद एक बातें अपने जहन में क्लियर कर लीजिए। नंबर 1 ये कि आपको अक्सर वीडियोस में मैं अपना एनालिसिस पेश करता हूँ, जो मुझे लगता है, जो मेरा व्यू पॉइंट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरा व्यू पॉइंट AI के ऊपर बेस नहीं करता, ChatGPT के ऊपर बेस नहीं करता, वो इस्लामिक एस्केटोलॉजी पर बेस करता है, वो दुनिया की इंटरप्रिटेशन पर बेस करता है। लेकिन यहाँ पर ये भी जहन में रखिएगा कि जो प्रेडिक्शंस ChatGPT करता है ये प्रेडिक्शंस प्रोफेसी नहीं है, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है कि दुनिया के एलीट्स का गेम प्लान है कि ये करना क्या चाहते हैं, ये उसके हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। कुछ चीजें इनकी हो जाती हैं, कुछ चीजें इनके कंट्रोल में आती नहीं हैं। इसके अलावा आपने ये बात जहन में रखनी है कि AI जब ये सारी प्रेडिक्शंस करता है, 2026 के बारे में बातें बताता है, तो AI कितना स्ट्रांग होता जा रहा है। खुद इलॉन मस्क ने AI के बारे में कहा था कि AI इज मोर डेंजरस देन द न्यूक्लियर पावर। और इलॉन मस्क ने ही एक और इंटरव्यू में कहा था, whoever controls AI would control the world। और पीटर थिल ने कहा था कि टेक्नोलॉजी गिव्स स्मॉल ग्रुप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स। वो छोटे से ग्रुप को इतनी ताकत दे देते हैं कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, और ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर छोटे से ग्रुप को मिलती है
ये छोटा सा ग्रुप, ये ही दुनिया के एलीट हैं, ये दुनिया के सेटनिस्ट हैं जिनको एक्सपोज करना जरूरी है। दुनिया के हर मजहब ने फ्यूचर के बारे में वार्निंग्स दी हैं और इस्लामिक एस्कटोलॉजी ने आपको फितरा दज्जाल के हवाले से आगाह रखा है। और दज्जाल का सबसे बड़ा हथियार पता है क्या है? उसका सबसे बड़ा हथियार यह है कि वो सच और झूठ को मिला देता है। उसका सबसे बड़ा हथियार उसकी डिसेप्शन है और इन डिसेप्शंस को एक्सपोज करना जरूरी है। और डिसेप्शंस को एक्सपोज करने की ये कहानी अभी जारी है।